उसने कप्तान को पकड़ लिया। उसने कहा अगर मुझे मार के जाना है, आपने गोली मार के मुझे जाना, मैं दुश्मन के हवाले नहीं अपने आप को करूँगा, आप मुझे मार दें। अच्छा, वो बज़िद हो गया। उसने कहा यार इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एक कानून है मुल्कों का, हो सकता है वो आपको गिरफ़्तार कर लें, आपका इलाज कराएं, आपको कैद कर लें, फिर बाद में आप पाकिस्तान आ जाएंगे, आप मरने की बात ना करें, ये तो खुदकशी होगी। बोले सर जो मर्ज़ी हो, आपने हमें मार के जाना है, अगर नहीं मारा तो क़यामत वाले दिन मैं आपको पकड़ूंगा। कप्तान को बोलने लगा। तो जल्दी जल्दी कहा गड्ढा खोदो भाई। उसके साथ ही गड्ढा खोदा, वो लेटा, जहाँ से जख्मी वो लेटा हुआ। तो उसने करके उसने भी खून थूक फेंकी, तो उसमें भी खून। हम बोले कि ये क्या बात है? बोला यार मीडियम गन्ने के फायर आ रही थी, हम तो उछल जाते थे, पैरों से हम उछल जाते थे, इतना धचका लगता था। तो सबके दिल फटे हुए हैं, सबके खून आ रहे हैं, पूरा कंपनी का यही हाल है। यानी कि अंदरूनी तौर पे अज़ा जो है ना वो कटे हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये 9 माह की जंग में हमारा किरदार बहुत बड़ा है। और ढाका और मीरपुर में हथियार डालने के बाद 16 दिसंबर के बाद भी बिहारी हथियार नहीं डाले। अगर कोई सुनाए वाक़यात तब आपको पता चले। फिर वो हेलीकॉप्टर से माइक से ऐलान करते थे कि आपकी फ़ौज हथियार डाल चुकी है, आप सारे मारे जाएंगे, हम नहीं मारना चाहते हैं। जब फ़ौज हथियार डाल चुकी है तो आप क्यों नहीं हथियार डालते हैं? ये अपने घर में झंडा लगाया था और बंगाली जब उतारने आए थे तो बिहारियों ने रात को इसको आके समझाया कि यार फसाद हो जाएगा, हम लोग सारे मारे जाएंगे, तुम झंडा उतार दो। तो इसने बोला अगर मेरा बाप भी झंडा उतारा मैं उसको गोली मार दूंगा, झंडा नहीं उतरेगा। और वो बोलता था ओ गाछा, धानेर खेत से, धान के खेत से ओ गाछा को फेंक, जिस तरह धान के खेत से गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ निकालनी पड़ती, इस तरह ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, बिहारी पंजाबी ये थोड़ा बहुत इधर उधर, इनको हमने ख़त्म करना है। मैं कहा कि भाई हमसे किस चीज़ का इम्तहान लेते हैं? 2 दफ़ा हमने हिजरत की इस मुल्क के लिए, एक दफ़ा हमारे आबाओ अजदाद ने और फिर अब हमने की है। सांझे विलेज चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद। आज आप देख रहे हैं खून रुलाती दोहरी हिजरत दास्तान का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में आपने देखा कि 1947 में बिहारी जब मशरकी पाकिस्तान हिजरत करके पहुंचे तो बंगालियों ने किस खुश दिली से उनका खैर मकदम किया और कैसे अपने मुहाजिर भाइयों की इमदाद की। इस हिस्से में आप देखेंगे कि मोहब्बत नफरत में कैसे तब्दील हुई। वतने अजीज के परचम की सरबुलंदी के लिए बिहारियों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। मशरकी बाजू के कटने की कहानी, नफरत और अना में जीत किसकी हुई। आइए जानते हैं 71 के चश्मदीद गवाह फौजी की जुबानी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शक्करपाला वो बनवा के ले जाना, हमारा वो अपना मिजाज की चीज़ें होती थी, तो वो लोग हमारी चीज़ें खाते थे, वो हम उनकी चीज़ें खाते थे। फिर कभी कभी शौक बोला ना, हर सेमेस्टर के बाद तस्वीरें बनवाना, वो अपने घरों में लगाना, फिर वहाँ कमरे में भी लगाना। तो मोहब्बतें तो काफ़ी थी। मुझे इस तरह तंग करते थे वो मोहब्बत में कि मुझे तालाब में फेंक दो। उस वक़्त मैं तैरना नहीं जानता था, तो मुझे कहता है यार महबूब, यहाँ पे तो यार नदी नालों की सरजमीन है, तुम तैरना नहीं जानोगे तुम तो मर जाओगे। कहीं अगर मौका इस तरह आ गया तो तैरना सीखो। और वो है ना गमछा वगैरह पहन के हम लोग नहाते थे, वो सादा ज़माना था। तो अब इससे अंदाज़ा लगा ले कि वो लोग जो है ना मुझे कहते थे यार तैरना सिखाना, वो सिखाने लगते थे फिर भी छोड़ देते, हत्या कि मैं डूबने हो जाता फिर पकड़ कर निकाल देता। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख गया। लेकिन
अच्छा, उन्होंने आपको तैराकी सिखाई? तैराकी सिखाई। अच्छा। तो तैरना सीख लिया मैं फिर वो ऐसा होता था कि नारियल के दरख्त बहुत थे, तो बंगाली लड़के बदमाशी करते थे, बदमाशी हॉस्टल के लड़के जिनको आता था चढ़ना, वो लोग रात को चढ़ना और 100 दाब नीचे गिरा देना। उनको तरीक़ा आता था वो। फिर ये नहीं कि हम इस काम में हिस्सा नहीं लिए तो हमें नहीं पता लगा कि मेरे बिस्तर के नीचे भी दे गए वो। आपका हिस्सा आपको सोते में मिल गया? सोते में मिला, मैं सोया हुआ हूँ, वो लोग अपना कर रहे हैं, मुझे दे गए। अच्छा, टीचर वगैरह को पता चलता तो वो मना भी करते थे, यार तुम ही लोगों का है, लेकिन अभी बाज़ कच्चा दाब होता है, तुम लोग उतार लेते हो। तो इतना सख्ती भी नहीं करते थे टीचर वगैरह। और बड़े चहेते जो थे अच्छे पढ़ने वाले लड़के, उनमें से 1-2 वो आगे आगे होते थे इस काम में। अच्छा। हाँ, तो हत्ता कि मैं जब वहाँ से आता था घर तो मैं अपनी वालदा को बोलता था, अम्मी मैं थोड़ा बेहतर नहीं हो गया हूँ, मैं दाब बहुत पिया हूँ। 100 के करीब दाब मेरे थे बिस्तर के नीचे, तो रोज़ाना मैं 1-2 पीता था। अच्छा। तो हमें माँ ने तो दिल ही रखना, हाँ बहुत अच्छा हो गया, तेरा रंग साफ़ हो गया है, ये हो। अच्छा। तो इस तरह की बात, तो मोहब्बतें बहुत ज़्यादा थी। फिर वो वक्त भी आया कि मैं सोया हुआ हूँ नींद से, तो अचानक जो है जय बांग्ला का नारा लगा। हमें तो वो नहीं बताते थे, उनको पता है कि ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटी का आदमी है, ये लोग तो मोहब्ब वतन लोग हैं, ये इन्होंने तो पाकिस्तान का ही साथ देना, तो हमें तो कभी कुछ नहीं बताते थे। तो पता लगा कि वो शहीद का यादगार बना रहे हैं, सब वो नाखून उंगलियां काट कर ईंट पे खून लगा रहे हैं। अच्छा। और जब वो उसका रखने लगे हैं तो ये नारा लगा है। यकीन माने वो नारा सुनकर मैं उठ गया और मेरा दिल कांपने लगा। अच्छा, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना था ये नारा। अच्छा। जय बांग्ला का नारा मैं नहीं सुना था। तो इस तरह नारा सुना, मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैं बाहर तक नहीं निकला देखने के लिए क्या हो। मैं जाहिर सी बात है, मेरा इनसे जहन ही नहीं मिलेगा, और वो लोग भी जानते हैं। तो अपने आप को ख़तरे में डालना, कोई इस वक्त उनकी कम्युनिटी पुरजोश भी है, तो कुछ मेरे साथ कुछ वाकई ही ना कर दें। फिर मैंने उनसे ये भी सुना, जब हालात बिगड़ते गए और कर्फ्यू लग गया, तो वहाँ जो कैंटोनमेंट था, फ़ौजी वहाँ से आते थे, तो ये लोग प्लानिंग करने लगे। वो उस वक़्त मैंने सुन लिया उनसे कि यार ये जो 1-2 फ़ौजी जो आते हैं, इनको किसी तरह पकड़ना है, इनको पकड़ के लाना है, इनको मारना है। इस तरह के वो प्लानिंग करने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग उनका पता चलने लगा। फिर बाद में हम लोग मुताहत हो गए, और पहले ही हमें लाता रहते थे, तो उन्होंने कहा चलो हम 6 कमरे में रहते हैं, कुछ तो हमें पता चलेगा। तो पता यही चला कि ये लोग ये फ़ौजियों को मारना चाह रहे हैं। यहाँ फ़ौजी तो यहीं के थे सारे ज़्यादातर। अच्छा, अब आप उनकी ज़ुबान समझने लग गए थे? काफ़ी समझने लगे हैं। अच्छा। हाँ यार, बात ये ना, मोहब्बत नफ़रत सब एक साथ था। अब जब छुट्टी हुई है तो वो एक टीचर जो है, अब साइड बाय साइड, इस साइड में लेफ़्ट साइड सड़क के किनारे वो टीचर जा रहा है, मैं राइट साइड में जा रहा हूँ। और छुट्टी हो गई है, अभी छुट्टी के लिए निकला नहीं हूँ घर के लिए, वैसे ही मैं जा रहा हूँ। महबूब केमन हो से पर्चा वगैरह कैसा हुआ, वो पूछने लगा। मैंने कहा सर आपका ही सबसे ख़राब हुआ है। वो पता नहीं क्या सब्जेक्ट था, फिज़िक्स का था कोई सब्जेक्ट, तो मैंने कहा सर आपका ही सबसे ख़राब हुआ है। तो उसने कहा अच्छा क्या रोल नंबर है? 16 नंबर मेरा 16 रोल नंबर है। अच्छा। तो बाद में पता चला वो जो हिंदुस्तानी लड़के थे पटना के, उसको बुलवाया वो टीचर। उसने कहा महबूब जो तुम लोगों के साथ छोटा लड़का जो है तुम लोगों के साथ जो होता है, उसका कॉपी निकालो। तो उसका यानी ये देख लेंगे किस हद तक वो जाके एक फेवर कर रहा है गैर बंगाली लड़के। तो वो उससे लिखवाया, उसी में कोशिश करके। वो मैथ का था, तकरीबन मैथमेटिक्स टाइप था, तो उससे बनवाया, मुझे उसने पास कर दिया। तो जब मैं आया तो लड़के ने बताया कि यार तेरा इस तरह उसने मुझे बुलाया था, तो मैंने ऐसे किया, तो वैसे किया। तो ये हालात थे कि टीचर विश्वनाथ बसाक, याद रखिएगा, वो हिंदू था, वो मुझसे नफ़रत करता था। और दूसरे टीचर प्रिंसिपल के हद तक, प्रिंसिपल भी हमीदुद्दीन भुइयाँ उसका नाम था, अल्लाह ताला
अल्लाह ताला उसकी मतलब जहाँ भी हो अल्लाह खुश रखे। बहुत फेवर करता था मेरा। तो बाद नफरतें भी करते थे हिंदू लोग, ये जो उनके ज़ेर असर थे तो वो हम लोगों से नफरत भी करते थे। तो टीचर अक्सर जो टीचर थे वो मोहब्बत करते थे जो मुसलमान थे। हिंदू कम्युनिटी जो है हाँ, मिक्स वो सोसाइटी अलग से किसी एक एरिया में रहते थे नहीं। या हर जगह पे मौजूद थे? हर जगह मौजूद थे। मंदिर वगैरह उनके थे? हाँ, मंदिर भी थे उनके। तो उनका दुर्गा पूजा होता था, उसमें मैं जाया करता था, इंजॉय करता था बचपन में। फिर मेरे दादा ने मना किया कि देखो गैर मुस्लिम के इसमें जाने से तुम उसको तक़वियत दे रहे हो, उसकी रौनक में इजाफा कर रहे हो, तो तुम ना जाया करो, तुम्हारा मज़हब नहीं है। तो वहाँ घोड़ा वगैरह, हाथी वगैरह मिट्टी का बना कर वो बेचते थे, तो वो सब हम लोग लेकर आते थे। फिर खाने पीने की चीज़ें जिस तरह यहाँ मेला वगैरह में मिलता है जी, तो जाता था बचपन में। लेकिन जब दादा ने मना कर दिया, मुझे थोड़ा होश आया, तो फिर मैं नहीं जाने लगा कि वाकई दुर्गा पूजा, हम तो भाई तौहीद के पुजारी हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं वो सनम कदों में। तो बहरहाल फिर बाद में नहीं जाता था, लेकिन बचपन में जाता था। और वहाँ जिस तरह हम लोगों का जिस तरह एरियाज़, जैसे रेलवे कॉलोनीज़, शहर जो रेलवे के थे उनमें हम ज़्यादा रहते थे और बिहारियों की अक्सरियत होती थी। देहातों में बंगाली रहते थे, रूरल एरिया में। तो इसी तरह वहाँ हिंदू पाड़ा भी होता था। अच्छा। हिंदू पाड़ा, मड़वाड़ी पट्टी। मड़वाड़ी आपने सुना होगा? मड़वाड़ी हिंदू मड़वाड़ी एक, जैसे यहाँ हमारे बम्बैया नहीं है, पैसे वाले होते, जी जी जी, और कारोबारी होते। जी जी, मड़वाड़ी उनके बहुत बड़े कारोबारी होते। अच्छा। तो उनका पार्वतीपुर में भी एक अलहदा उनका मोहल्ला था हिंदुओं का, मड़वाड़ी पट्टी उसको हम लोग बोलते थे। ठीक है। इसी तरह इशरडी में भी ये जो रसगुल्ले वगैरह, ये जो मिठाइयों के दुकानात थे जी। वो सारे हिंदुओं के थे। फिर सोनार के जितने दुकान सारे हिंदुओं के थे। सोना वगैरह मेरी दादी लेने जाती थी उस ज़माने में, तो वो सोनार हिंदू के, वो लोग साल में एक वो भी अपना लगाते थे, हिसाब क्लियर करने का, कोई मिठाई वगैरह भी खिलाते थे। तो मैं जाया करता था दादा के साथ, कभी दादी के साथ। तो इस तरह उनकी आबादी थी। अच्छा, जो हिंदू थे, आया वो हर एक आपको मुतासब ही नज़र आया है? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, हर एक मुतासिब नहीं था, लेकिन जिनको ये काम मिला हुआ था वो तो मुतासिब थे ना। अच्छा। ये हिंदू टीचरों को ये टास्क मिला हुआ था कि आपने नफरतें बढ़ानी है। अब वो काम कर रहे थे क्योंकि हिंदू टीचर वहाँ बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा जो आम हिंदू है उसे आपने कभी ये नहीं देखा कि वो नफरत की नज़र से कभी देख रहे? नफरत मैं तो नहीं देखा। बल्कि जब इंडिया में मुस्लिम हिंदू फसादात होते थे तो वो सहमे रहते थे कि कहीं यहाँ भी ना हो जाए। तो मिसाल के तौर पे हमारे लड़के कोई बदमाश किस्म के अगर चले गए उनके इलाके में, गांव वगैरह में, तो अगर वो दरख्त से कोई चीज़ आम वगैरह तोड़ रहे हैं तो वो मना नहीं करते थे, डर से नहीं मना करते थे कि शायद कोई मसला ना बढ़ जाए। तो इस तरह भी होता था। सबको मैंने वहाँ मुतासिब नहीं पाया, तो मैं कैसे कहूँ। बल्कि बाज़ लोग को, हम औरतें थी तो किसी को दीदी कहा करते थे, किसी भाभी टाइप होती थी तो उनको हम क्या कहते थे, बोदी कहते थे। वो हम, मेरा 15 कट्ठा जो ज़मीन था ना वो हिंदू पाड़ा में ही था, हिंदुओं के साथ ही था, इसलिए मुझे ज़्यादा ही है। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब फसादात शुरू होने से पहले आपने जो माहौल देखा है वो बहुत अच्छा था, पुरअमन था, प्यार अच्छा, मोहब्बत बहुत अच्छा था। लेकिन पहला हंगामा जो मेन हंगामा है 1969 में पार्वतीपुर शहर को घेर लिया चारों तरफ से बंगालियों ने। एक पता नहीं कैसा प्लानिंग उन्होंने की, सारे बल्लम, तलवार और बर्छी और तीर लेकर चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा। तो हम लोग भी दफ़ा के लिए जो हम लोगों के पास था, जैसे उस वक्त मेरे अमेरिकन कैंप में एक डॉक्टर था आर्मी का, उसके पास राइफ़ल था, और एक रेलवे का ड्राइवर था, उसके पास राइफ़ल था। 2 राइफ़लें थी, वो भी 12 बोर वाली। अच्छा। वो जो
जो जिसमें छर्रे निकलते हैं, जी इस तरह की थी, 2 गन्ने थी। जी। तो दोनों गन्ने इस्तेमाल हो रही थी उनके खिलाफ। बहरहाल एक आपको बताया कि आटे में नमक, तो उन्होंने घेरा हुआ था, अब हम लोगों की जान पे पड़ी हुई थी। तो देखें ना, जो दफ़ा करेगा अपना तो वो अक्सर बच जाता है दफ़ा, और जो हमला करने वाला तो वो मारे जाते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ पहला हमला में कि हमारा जो टेल का इलाका था ना, उस पे वो 8-10 घरों के अंदर घुस गए, आग लगा दिया और सामान लूटने लगे। तो हम लोग भी आखिर लड़ना तो है ना भाई, हम तो दफ़ा कर रहे हैं। यही वाक़या सुना रहे हैं आपको, 2 वाक़या, एक वाक़या ये सुना रहे हैं आपको। तो वो जब तेज़ी में घुसे ना अंदर और लूटने के लिए घरों में घुसे, तो एक घर में जब हम लोग का हमला भगाने की कोशिश की, तो वो जब भागे तो जो घुसे हुए थे ना एक घर में, उसमें 5-6 वो घुसे हुए रह गए और उसको दरवाज़ा बंद कर दिया बिहारियों ने। और वहीं पे एक दुकान था, बिहारी किरासन तेल वगैरह मिलता था, तो फूस का घर था वो, उन्होंने तेल छिड़कर उसमें आग लगा दी। पहले ही 8-10 घर जल रहा था जो बंगालियों ने जलाया था, इसको भी इन्होंने जला दी। जब बलवा होता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम ना करो। हम अगर कहते भी रहे कि ये काम ना करो तो मानेगा कौन? यानी दुश्मन तो दोनों एक दूसरे के हैं। अब जिसका घर है वो चाहेगा कि मेरे घर को कोई आग लगाए, उसमें सामान भी पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि उस वक्त दुश्मनी का ऐसा माहौल था जी कि घर वाला भी नहीं रोक सका, उसके दरवाजे को बंद करके दूसरों ने इस पर तेल छिड़का आग लगा दी, तो सारे जल के मर गए। 5-6 बंगाली इसमें जल के मर गए। हमारा सिर्फ एक आदमी को बल्लम लगा था, उस 69 की बात है। अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी, उर्दू डाइजेस्ट वाला, उस वाक़े के बाद गया बाकायदा जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले बिहारी थे, सब पार्वतीपुर भी गया, राजशाही भी गया, जहाँ भी जाता था वो बिहारियों को मेहमान बनता था। वो जाके अपना इंट्रोडक्शन कराता था। बताया गया कि भाई अल्ताफ़ हसन कुरैशी आए हुए हैं, तो उर्दू डाइजेस्ट के वो मुदैयर हैं, तो वो वाक़यात को कलमबंद कर रहे हैं कि क्या हुआ, यहाँ क्यों हो रहा हंगामे फसादात। तो बोले क्या होता है ये मुदैयर से, मुदीर क्या होता है, मुदीर क्या होता है, या इस तरह उर्दू डाइजेस्ट क्या होता है, उसको समझाया गया। तो पार्वतीपुर भी जाकर उन्होंने हर जगह, जहाँ जहाँ हमारे मोहल्ले में भी जहाँ जहाँ वाक़यात हुए, वहाँ जाकर उन्होंने वो पार्वतीपुर के नाम से, उन्वान से वो पूरा वाक़या था लिखा हुआ, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा, यानी हूबहू वो वाक़यात लिखे थे जो हुआ था। सही। एक दफ़ा फिर इसी तरह वाक़या हुआ, तो बंगाल रेजिमेंट आ गई, बंगाल रेजिमेंट। अब बंगाल रेजिमेंट बंगालियों का है, अब पंजाब रेजिमेंट पंजाब का है, अक्सरियत तो पंजाबियों की है ना। तो बंगाल रेजिमेंट में अगर मेजर वगैरह यहाँ के हो, अक्सर यहीं के हुआ करते थे, बड़ा अफसर। बहरहाल मुझे याद है आज तक, अब हम लोग दफ़ा कर रहे तो हमारी मोहल्ले से आ गए वो अंदर, और हम ही लोग पे गोलियाँ तान ली, राइफलें तान ली। एक लड़का था, असगर नाम था, उसके वालिद साहब को कैप्टन कहते थे, वो भी रेलवे का मुलाजिम था। तो उसने जो है ना गन पकड़ लिया उसका, बहुत बहादुर था। मैं कहा असगर क्या कर रहा भाई, हम तो अपना दफ़ा कर रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो। उसको छुड़वाया, वो लोड करने लगा था गोली, तो उस पकड़ लिया था। तो लड़के भी उस ज़माने में बहुत बहादुर थे। तो मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि भाई हम तो अपना दफ़ा कर रहे हैं, वो देखो हम पे गोलियां चला रहे हैं, बल्लम लेके सामने नज़र आ रहा है आपको, उन्होंने हमला किया है, ये तो हम घर में अपने हैं, ये मेरे घर हैं, तो हम कहाँ जाएं, तो हम तो दफ़ा कर रहे हैं। बहरहाल उस वक़्त उन्होंने कुछ किया नहीं हमारे साथ, वो चले गए, और वो भी चले गए बंगाली भी। उनका आने का मकसद क्या था? लूटना, लोगों को मारना, घरों को जलाना। सही। फिर एक दिन की बात सुने, उस वक़्त बंगाल रेजिमेंट बागी हो गई थी, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बागी हो गई थी। तो जो बचे कुछ बिहारी फौजी ईपीआर में थे और बंगाल रेजिमेंट। आपकी इस बात से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि ये इसके असबाब क्या थे, ये नफ़रत और ये अलहदगी, इसके असबाब क्या हैं? आपको क्या नज़र आता है, इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? एक तो देखें, दुश्मन तो दुश्मनी करता है ना जी। वो तो 1947 से ही
हिंदुस्तान ने ये कोशिश करता आ रहा है कि पाकिस्तान को इस्तेकाम ना मिले, वो इसमें कामयाब है अभी तक। डॉक्टर खदीर को सलाम कहें कि जो हमारा मुल्क अभी भी बचा हुआ, ये एटमी सलाहियत जिस दिन ख़त्म हुआ तो ये फिर से मुतहद्दा हिंदुस्तानी बनना है। जो हालात हैं अब तक के, जो हालात नज़र आ रहे हैं, जब आपसे एटमी सलाहियत ही छीन ली जाएगी, हमारे पास इतने हथियार तो है नहीं, रवायती हथियार, एक यही डिफरेंस है ना, एटम, तो इसकी वजह से बचा हुआ हमारा मुल्क। तो आप कह रहे थे कि नफ़रतें किस तरह फैली? जी, नफ़रत इस तरह फैली कि जब आप अक्सरियत की बात को नहीं मानोगे, हम तो चूँकि पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल हैं, हम अगर मान भी लेते उनकी बात तब भी हम मारे जाते। तो हमारे आबा अजदाद ने तो पाकिस्तान बनाया, उन्होंने एक तालीम दी कि हम पाकिस्तान के भाई, हमने पाकिस्तान से ही मरना जीना है पाकिस्तान के लिए, तो हम वो अभी तक कर रहे हैं। अभी बात आ गई, मुझे याद आ गया, ये बात आनी चाहिए, बिहारियों के गैर मुल्की के साथ जो सलूक हो रहा वो अब बिहारियों के साथ सलूक हो रहा। कराची में शनाख्ती कार्ड अक्सर बिहारियों के बन नहीं रहे। अब जिसका शनाख्ती कार्ड ना हो उसकी शहरियत क्या है? ना वो पढ़ सकता है, ना वो मुलाजमत कर सकता है, ना वो शादी ब्याह कर सकता है ना जी। तो वो तो तीसरे दर्जे का शहरी बन के रह गया। तो ये हमारे साथ, हमारे तीसरे दर्जे का, वो तो किसी भी दर्जे का शहरी नहीं, दर्जे का भी शहरी नहीं है, वो तो बस खा रहा मर रहा है। तो ये हालत बहुत से हमारे कम्युनिटी बिहारी जो वहाँ है, कराची में जो यहाँ भी ब्लॉक हो रहा है। अभी एक हमारा हालिया जानने वाला का ब्लॉक हो गया था। अच्छा, मैं जाके मैं कहा कि भाई हमसे किस चीज़ का इम्तहान लेते हो? 2 दफ़ा हमने हिजरत की इस मुल्क के लिए, एक दफ़ा हमारे आबा अजदाद ने और फिर अब हमने की है। उस वक़्त मसला जब बांग्लादेश बना था, मशरक़ी पाकिस्तान, तो यहाँ आने का मसला था। कोई कागजात वगैरह नहीं देख रहा था, ना पासपोर्ट। कोई नेपाल से भाग कर आ गया, कोई अहमद आ रहा है तो उसके साथ उसका बेटा बनकर आ गया, कोई इंडिया से होता हुआ बॉर्डर क्रॉस करके जान बचा के आ गया। अब तुम समझते हो कि ये बिहारी नहीं है, कोई गैर मुल्की है, तुम इसकी तस्दीक किससे करोगे? और हमसे आके करो ना। हमारे मोहल्ले में जो बिहारी, हम तो जानते हैं ना कि ये वफादार है, ये बेईमान है, ये कोई गैर बिहारी है। हमसे तस्दीक करो और हमारा काम करो। हमसे वफादार कौन हो सकता है इस मुल्क के लिए? तो तुम हमें चैलेंज करते हो और हमारी शनाख्ती कार्ड पे ब्लॉकेज लगाते हो, अब इतने दिनों के बाद भी। बल्कि वो आपने एक बताया, वो ब्लॉक किया था, उसके जो खामद हैं वो मुलाजमत कर चुके हैं, उसका बेटा का बना हुआ है। भाई वो तो छोड़े, हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस में एक आदमी था, वो जापान रह के आ गया और अब उसका जब ब्लॉक हुआ तो उसको 2 लाख रुपए आर्मी की तरफ से मिले, उसको लेटर मिला, सारा कुछ है उसके पास रिकॉर्ड। तो वो बोला यार मैं तो फ़ौज का आदमी हूँ, मैं तो 1971 की जंग लड़ा हूँ, तो मैं आ गया हूँ, मेरे पास कागजात वगैरह कुछ नहीं है, गुम हो गए हैं सारे। और न उस वक़्त अहमियत थी। मैं आपको दिखाऊँगा, उस वक़्त जो रेंजर वाले हमें सर्टिफिकेट देते थे कि ये फ़लाँ है, फ़लाँ विंग में रहा है, फ़लाँ जगह से आया है। वो इतना सा चौड़ाई इतना होता था, अरे इतना चौड़ा होता था, अरे इतना सा ये, यानी एक सफ़ा में 3-4 वो बनाते थे। वो कागज़ है, वो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ख़त्म हो गया। इतने दिनों बाद रहता है ये सब चीज़ें, जबकि पता हो कि हमें कोई चैलेंज करने वाला अब नहीं है। अब चैलेंज हो रहा है, ये हमारे चौधरी निसार साहब ने ये कोई कानून बनाया, उसकी इज्जत में ये बिहारी भी आ गया है। ठीक है, यहाँ बहुत से गैर पाकिस्तानी हैं, बर्मी हो गए, नेपाली हो गए, अभी जो बेचारे नेपाल से जो अभी जो वहाँ मार रहे थे, बर्मा में जिसको म्यांमार में जो जी मार रहे थे, वो बेचारे अब देखो ना, बांग्लादेश उसको पनाह नहीं दे रहा। क्या है यार, मुसलमान और क्या चीज़ है। वो बेचारे वहाँ से किश्तियों के ज़रिए आ रहे, ना ये पनाह दे रहे, ना वो पनाह, डूब के मर जा रहे हैं। वो ये हालात है। इससे बेहतर तुर्की है जो अपनी बीवी के साथ गया, उनको असला भी देकर आया कि तुम मिल लड़ो। तो हमारे बांग्लादेशी भी देख लें क्या कर रहे हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान तो चलो दूर है बहुत, वो तो कम से कम कुछ हेल्प करे उनको। असबाब यही है भाई,
अच्छा। कि अक्सरियत को आप नहीं मानोगे तो यही कुछ होना है। क्या पता हम अगर मुजीब को दे देते, ढाका जब वो बुला रहा था कि यहाँ आओ पार्लियामेंट में, असेंबली का इलाज ढाका में होगा, भुट्टो को जाना चाहिए ना, तो इसने कहा टांगे तोड़ देंगे। इसी तरह दूसरे लोग भी नहीं गए। अब उसके भुट्टो के डर से नहीं गए या जिसके डर से भी नहीं गए। अच्छा, एक चीज़ और भी हम सुनते हैं कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी सारी इधर से वहाँ पे हाँ, डीसी यहाँ का अच्छा अक्सर, और फौज में तो जो भी कमांडिंग पोस्ट है वो सब इधर के होते थे। बंगाल रेजिमेंट में भी क्या। अच्छा, ये 69 में तो आपने बताया है कि जब वो नारा लगा आप हॉस्टल में थे। हॉस्टल में फिर उसके बाद हालात ख़राब होते गए। 69 में पहला पार्वतीपुर में हमला हुआ बंगालियों का। ठीक है, तो वो जय बंगला का जब नारा लगा, हाँ। तो फिर आप कितनी देर वहाँ रहे हैं हॉस्टल में? आपने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा? सुने, हॉस्टल में जब हालात ख़राब होते गए, वो मैं बताया था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि फौजियों को मारना है जो इक्का दुक्का नजर आए उनको किस तरह मारना है जी। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया कि अब ये जब उन्हें मारेंगे तो हमें कब छोड़ेंगे ये तो जानते हैं। बल्कि हमारा मुबाहिसा होता था रूममेट वगैरह से, हम बोलते थे यार हम आटे में नमक के बराबर सही ज़रूर सही है, आप सही कहते हैं, लेकिन फ़ौज तो हमारे साथ होगी ना, और हम फ़ौज के साथ होंगे तो आप फ़ौज का मुकाबला करेंगे, और वो कैसे करेंगे? तो बोलते थे हम इंडिया की मदद लेंगे। तो एक एक बंदे को वहाँ पता था। अच्छा, तभी तो ये बात कर रहा है पहले से। मैं उससे बहस कर रहा हूँ कि यार रूममेट हम आपस में कैसे लड़ेंगे यार, हम भाई हैं यार, तो हमें तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बोले भाई आज़ादी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और वो बोलता था ओ गाछा, धानेर खेत से, धान के खेत से ओ गाछा को फेंकने, जिस तरह धान के खेत से गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ निकालनी पड़ती हैं, इस तरह ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, बिहारी पंजाबी ये थोड़ा बहुत इधर उधर, इनको हमने ख़त्म करना है, पहले से उनका नारा था। लेकिन हम उनको इसलिए ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराते कि अगर ये अक्सरियत की राय को मानते फिर भी वो हमसे गद्दारी करते। मुजीब ने कहा था कि जब इन्होंने कहा कि भाई तुम अलहदा हो जाओ, यहाँ के लीडरों ने, तो उसने कहा भाई हम क्यों अलहदा हो जाए, तुम अलहदा हो जाओ, हम तो अक्सरियत में हैं। ये आजकल मैं एक वीडियो देखा हूँ, यानी कि इन्होंने कहा कि अलहदा हो, वो कहते थे हम पाकिस्तान रहते हैं, तुम अपना कोई अलग नाम रख लो, अपना नाम रख लो, तुम अलहदा हो जाओ, हम क्यों अलहदा हो, हमारी तो अक्सरियत है, हम जीते भी हैं, तो हमें जो हक है वो हमें हक दो। तो अगर ये हक उसे मिल जाता फिर भी वो हमें मारता, फिर भी हमारे साथ गद्दारी करता, तब हम कहते कि यार वाकई वो गद्दार थे। अब जब तुम उसको अक्सरियत है वो उसकी हक नहीं दोगे तो वो तो फिर इंतहा को जाएगा। जब अब अगर वो अलहदा हो गया तो हो सकता है इस वजह से हुआ हो, लेकिन जो वाक़यात मैं बताया हूँ वो भी अपनी जगह है कि वो साजिश कर रहे थे पहले दिन से। कि मुजीब ने कहा था कि बंगला ज़बान होना चाहिए, हमारी अक्सरियत है जी जी, तो ज़बान का मसला तो बहुत पहले से वो तो पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया ना, ज़ुबान का मसला, इसीलिए कायदे आज़म को वहाँ पे जाना पड़ा। हाँ, और उन्होंने कहा भाई उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ज़बानें हैं, तो कोई ऐसी ज़बान हो जो मुत्तहिद रख सके तो उर्दू ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कह दिया, और चूँकि गवर्नर थे उस वक्त वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उर्दू ही होगा। उसकी बात नहीं मानी मुजीब की। मुजीब उस वक्त तालिब इल्म था। अगरतला साजिश ये भी एक केस है जी, इसके बारे में इतनी इतलात मुझे नहीं है, आपको ज़्यादा होंगी जी जी, लेकिन वहाँ भी सुना कि साजिशें हुई पाकिस्तान के खिलाफ जी। फिर ये जो अगरतला का केस भी बना ना, हाँ, शेख मुजीब पे, जिस पे जो है ना वो अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया। ठीक है, अच्छा बहरहाल वो बातें हम बाद में करते हैं। आप फिर कितना अरसा वहाँ पे रहे हॉस्टल में? जब वो मैंने देख लिया कि ये इतने सख्त मुतनफ़िर हो गए हैं जी, हमारे हॉस्टल के लड़के भी कि अब प्लानिंग करने लगे कि फ़ौजी को कैसे मारना है जी, तो मैं एक दिन वहाँ घंटी बजता था खाने के लिए दोपहर का जी, तो अक्सर हम सारे रूममेट एक साथ जाया करते थे। तो जैसे ही घंटी बजा ना तो सारे लड़के तेज़ी से निकलते थे कमरे से। जी,
तो मैं जो है ना इस मतलब अब उस संत का भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक साइड पे सिरोल कॉलोनी थी, बिहारियों की आबादी। तो मैं कुछ भी नहीं लिया अपने साथ, मैं समझ ली खाने के बहाने निकला हूँ, और पीछे से मुझे मेरा रूममेट आवाज़ भी दे रहा मुझे, लेकिन मैं मुड़ के नहीं देखा। और मैं वो जंगला क्रॉस करके खारदार तारे थी, उधर से गुज़रने का थोड़ा सा रास्ता था, उधर से गुज़र के मैं उस आबादी में चला गया। ये क्या उस वक्त हालात ख़राब थे? हाँ ख़राब थे ना, वो कर्फ्यू लगा हुआ था ना। अच्छा। कर्फ्यू में मैं निकला। अच्छा, तो मैं उस आबादी में किसी तरह गया और अपनी बहन के घर चला गया। ठीक है। बहनों के घर। तो ट्रेनें बंद थी, तो रोज़ हम पूछते कि भाई ट्रेन कब खुलेगी, पता करो। तो किसी तरह ये लोग पता करते थे, मेरे घर वाले, बहनों वगैरह। तो पता चला आज ट्रेन चलेगी। तो जब हम गए राजशाही स्टेशन, तो जितने मेरे हॉस्टल के लड़के थे वो सब घर के लिए आए हुए थे कि घर जाना है। उसमें बंगाली भी थे और वो 6 बिहारी भी थे। और वो टीचर जो मेरा नंबर लगाया था, मुझे पास किया था, वो भी था, वो रंगपुर का था। जब गाड़ी आई तो सन्नाटा, गाड़ी में कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। रॉकेट मेल थी, नहीं रॉकेट मेल नहीं थी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी। वहाँ से हम लोग गोपालपुर या अब्दुलपुर एक जंक्शन था, वहाँ गए। वहाँ से फिर वो गाड़ी आने, वहाँ भी उतरे। तो सब आपस में बिहारियों ने हमें एक दूसरे को सिग्नल दिया कि इकट्ठा नहीं होना है, दूर दूर रहना है, जो अल्लाह को जो मंजूर होगा। तो बहरहाल जो रूममेट वगैरह जो जानने सुनने वाला मिला, तो दुआ सलाम भी हुआ, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। तो गाड़ी में जब सवार हुए तो हम छः बिहारी और वो एक बंगाली टीचर रंगपुर वाला, हम लोगों ने उधर जाना था, लंबा सफ़र था। बाकी इर्द गिर्द के लोग थे, कोई राजशाही का था, कोई कहीं का था, वो लोग उतरते गए। तो आखिरी ट्रेन में समझ लें कि पूरी ट्रेन है, उसमें हम 6-7 आदमी एक डब्बे में हैं। पहला दिन का वो सफ़र था, और वो ड्राइवर भी बिहारी, गार्ड भी बिहारी, अमला भी बिहारी, वही लोग हैं। बाद में तो जब सिविल नाफरमानी हुई तो गार्ड को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया, ड्राइवरों को भी मारना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हर कुछ ख़त्म हो गया। तो जब यानी वो टीचर है और हम लोग, वो लोग ताश खेलते रहे, हम अल्लाह अल्लाह करते रहे। वो टीचर और जो हमारे सीनियर लड़के थे, वो उनके साथ आपस में बैठ के ताशे खेल रहे हैं, कुछ सियासी बातें कर रहे हैं, क्या होगा यार इस मुल्क का। लेकिन वो मोहब्बे वतन आदमी था, वो जो टीचर था, बंगाली था। तो वो हम लोग के साथ, वो रंगपुर के लिए पार्वतीपुर जंक्शन था, वो नेरो लाइन वाली गाड़ी से अब जाएगा रंगपुर, वो वहाँ उतर गया, मैं उसी जगह उतर गया। और 3-4 लड़के सैदपुर जाना था, उससे आगे 10 मील। जिस तरह यहाँ जड़वा शहर है, पिंडी इस्लामाबाद, इस तरह वहाँ पार्वतीपुर सैदपुर 2 जड़वा शहर थे जी। पार्वतीपुर जंक्शन था, वहाँ रेलवे लोको शेड था, और 10 मील आगे उसमें एक स्टेशन आता था, बिलाई चंडी उसको कहते थे। दरमियान में वो नज़र भी आता था हमारे घर से, वो गेट था रेलवे का, तो वहाँ से हम लोग देखते थे तो उसकी बत्तियाँ नज़र आती थी। तो वही दरमियान में वो एक रेलवे स्टेशन था, उसके बाद सैदपुर। तो पैदल भी लोग जाते थे, कई दफ़ा मैं भी गया हूँ पैदल, ख़ास करके जब फ़ौज में दाखिल हुआ तो छुट्टी पे आया था, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती नहीं थी, हर तरफ सिविल नाफरमानी था। तो हम इकट्ठे 8-10 लड़के छुट्टी पे आते थे, और जब जाते थे तो सब तय कर लेते थे कितना बजे निकलना है। तो सब इकट्ठा होते थे किसी जगह, और फिर हम लोग इकट्ठे होके जाते थे। फिर ये आप यहाँ से उतरे, घर पहुँच गए? हाँ, घर पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा, घर आ गए। अब रोज़ का मसला है कि रोज़ पहरा दे रहे हैं, हर मोड़ पे बिहारी अपने अपने आबादियों का पहरा दे रहे हैं कि हमला ना हो जाए, क्योंकि हमला तो कई दफ़ा हो चुका है। अच्छा, सारा कुछ जो है ना, ये 1971 23 अप्रैल के बाद हो। एक तो 69 में वो था ना, जी जी है जी जी, तो ये 23 मार्च से ज़्यादा वाक़या बढ़ा ना। ठीक है। 23 मार्च को हम झंडा अभी, हाँ, उन्होंने झंडा उतारा। अच्छा, लड़ाई यहाँ से बढ़ी, हम झंडा लगाते थे, वो उतारते थे। तो हम 23 मार्च को जब आए तो हमारी कोशिश ये थी कि झंडा जो है ना पूरे शहर से नज़र आया, हमारा झंडा। घर के सामने हम लोगों का एक बहुत नीम का दरख्त था, तो बांस वहाँ बहुत है, आपको पता है बांस बहुत ज़्यादा पैदावार, हर किस्म का बांस होता है, एक हल्का बांस भी होता है। तो हम लोग नीम के दरख्त पे चढ़ के और लंबा से लंबा बांस में झंडा लगाते थे, और उसको रस्सी से बांध कर उसको
23 मार्च को लहराए, ख़ास करके 23 मार्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि ये सबको नज़र आए, बंगालियों को भी नज़र आए दूर दूर से। और ये शफाउल जो अभी फौत कर गया, ये अपने घर में झंडा लगाया था, और बंगाली जब उतारने आए थे तो बिहारियों ने रात को इसको आके समझाया कि यार फसाद हो जाएगा, हम लोग सारे मारे जाएंगे, तुम झंडा उतार दो। तो इसने बोला अगर मेरा बाप भी झंडा उतारा मैं उसको गोली मार दूँगा, झंडा नहीं उतरेगा पाकिस्तान का। तो जहाँ जहाँ आबादी थी हमारी, तो हम लोग झंडा के लिए लड़ते थे, और यहीं से झंडा। एक तो कायद-ए-आज़म का तस्वीर जहाँ वो लोग देखते थे उसको अपने कब्ज़े में लेते थे, तोड़ देते थे, उसी वक्त फेंक देते थे। अयूब खान की तस्वीर फेंक देते थे। इसी तरह जो भी पाकिस्तानी लीडर का कोई तस्वीर नज़र आता उसको फेंक देते थे, झंडा को आग लगा देते थे। तो हम लोग जहाँ बस चलता था हम लोग झंडा लहराते थे। तो 23 मार्च की बात है, झंडा लहराए। उसके बाद वाक़यात दिन ब दिन ख़राब हो, तो फ़ौज का ये बताया कैसे उसको मारा, और दूसरे दिन फिर हम पार्वतीपुर शहर पे हमला हो गया। फिर वो फ़ौज आई 1:30 बजे तक, तो हमारी जान बच गई, वरना उस दिन पूरा शहर हम मारे जाते। पूरा पार्वतीपुर शहर एक बंदा भी नहीं बचना था, लेकिन वो लूटने में लग गए और आग लगाने में। सही है। तो लूटने में, आग लगाने में तो देर होगी, बिल्कुल। तो वो लूट रहे थे, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की कि 1:30-2 बजे तक फ़ौज आ गई। तो फिर फ़ौज की मदद, फ़ौज और हम एक जान दो काली वाली बात हो गई जी। सारे हम फ़ौज में चले गए। ईस्ट बंगाल और रेजिमेंट बागी हो गई थी, EPR ईस्ट पाकिस्तान राइफल बागी हो गई थी। तो आप फौज में, बच्चे कुछ फौज, आप फौज में किस महीने में आप मैं भर्ती हो अप्रैल गए? 1971 अप्रैल 1971 में आप भर्ती हो गए फौज में, फौज बतौर सिपाही। बतौर सिग्नल मैन, सिपाही भी वही, सिग्नल मैन भी सिपाही होता है, लेकिन मैं वायरलेस में था। ठीक है। तो हम भर्ती हो गए बंगाल रेजिमेंट में। पहला दिन की बात सुन लें, सूबेदार था या क्या था अल्लाह बेहतर जाना। तो वो जाहिर सी बात है, पता तो था यहाँ जो पहले से थे बंगाल रेजिमेंट या ईस्ट पाकिस्तान राइफल कि ये बिहारियों की आबादी है। तो बिहारियों ने उसको समझाया कि सर ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपसे भी गद्दारी करेंगे, और ये इन्होंने करना ही करना है। तो आप मेहरबानी करके अपने 2-2 जवानों को हमारे मुख्तलिफ मोहल्लों में 2-2 करके भेज दें, हम इनका तियापाजा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी बच जाइएगा और हम भी बच जाएंगे। ये जो कल को हम पे ही हमला करना है इन्होंने, हमारी आबादी पे, और वही हुआ। हम ऐसी जगह पे हम थे, तो एक जैसे यहाँ से एक बिल्डिंग है, समझ लो CO ऑफिस कहलाता था जी। तो उसमें वो लोग मुकीम थे, पूरी एक कंपनी थी बंगाल रेजिमेंट की। उसका जो हेड था, सूबेदार था, उसको जब समझाया गया ये वो, तो उसने बड़ी गाली गलूज की। उसने कहा हम अपने जवानों को तुमसे मरवा दें, ये कोई बात कर रहे तुम लोग। वो वहाँ से गुस्से में चला गया। दूसरे दिन सुबह का वाक़या सुन ले, हम लोग हर वक्त नज़र हमारी उधर ही होती थी कि इन्होंने हमला करना ही करना। लो जी, देख रहे हैं छत पे कि 3 आदमी चढ़ा वर्दी में, एक दरमियान में है, 2 उसके पीछे हैं, और एक सीढ़ियों से चढ़ता हुआ पीछे से आया। अब वो लोग समझ लें कि वो एक किस्म का उसको ये दिखा रहे हैं, दूर से एरिया बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि इधर है, ये वो है, जो भी है। मारना था उन्होंने, 2 साइडों में थे, एक बातों में लगाया हुआ दोनों, और पीछे वाला जो है उसको सीने में मार दिया इधर पीछे से, वहीं पे वो गिर गया। हम लोग सब देख रहे हैं, 1 मील का जगह है, लेकिन रोशन, वो तकरीबन ऐसे दिन थे कि रोशन दिन था, और बिल्कुल क्लियर कट वो बिल्डिंग थी, ऊंचाई की, रेलवे की बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग कद का वहाँ उस ज़माने में होता था। तो मार दिया। 3 टन गाड़ियाँ थी, उसमें वो सारे सिपाही थे, और एक जीप थी। फ़ौरन उसके लाश को घसीट कर उन्होंने उठाया, उसको रखा होगा वहाँ, उधर जाकर पता नहीं कहाँ फेंका हुआ, अल्लाह जाने। हम लोग तो दूसरे दिन जब हालात थोड़ा सा हम लोगों के मुआफिक हुए, तो हम लोग जाके इलाका को छानबीन किया कि शायद उसकी लाश मिले, लेकिन नहीं मिला। ये वही आदमी था जिसको हमारे लोगों ने मशवरा दिया था, जिसको आपने पहले खबरदार कर दी ये बगावत करना। लो जी, वो बगावत हुई, और दूसरे दिन वही कंपनी, सबसे पहला जो हम लोगों का बिल्डिंग था, जो वहाँ का मशहूर आदमी शोएब कॉन्ट्रैक्टर, उसके घर पे इतना मजबूत वो घर था
कि जब वो रॉकेट लॉन्चर के गोला उसमें लगता था तो पूरा पार्वतीपुर गूंजता था। एक दो हम खेतों में, हमारे सामने खेत था, उसमें आके गिरा। हम समझ रहे हम में से कोई चलाया है, कुछ किया है। दूसरे पावर हाउस मोहल्ला था हम लोगों के आगे, उससे जाके हम लोगों ने पूछा कि भाई ये जो गोला फायर हुआ, ये जो यहाँ गिरा, आप लोगों ने चलाया? बोला नहीं। बहरहाल वो पता चल गया कि हमला हो गया। और 1:30 बजे तक वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से घेर लिए, और हालात ये था कि हर आदमी सोच रहा है कि हमने मरना कैसे है, किस तरह से दुश्मन से लड़के मरना है। अब जैसे मेरे पास एक बल्लम है, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतना है कि मैं ऐसे ही ना मर जाऊँ, कम से कम एक को मार के मरूँ। आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है। फिर जगह भी सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मरने की जगह कौन सी होगी। एक पुरसकून जगह था, तालाब था, उसकी सीढ़ी में बैठा हुआ। लेकिन 60 राइफल थे। उससे पहले 2 थाना बिहारियों ने लूट लिया था, एक बंगाल थाना और एक ईस्ट पाकिस्तान EPR रेलवे का थाना लूट चुके थे। उससे उनको 60 राइफलें और एमुनेशन मिल गया था। तो 1:30 बजे तक वो लड़ते रहे। उसके बाद एमुनेशन ख़त्म हो गया। तो अब एमुनेशन ख़त्म हो गया तो सब इक्का दुक्का रखे, भाई मैं तो ये अपने लिए रखा हूँ आखिरी वक्त के लिए, अब चलाना। अल्लाह ने उस शहर को बचाना था, पार्वतीपुर को। तो 1:30-2 बजे की खबर आई कि भाई फ़ौज आ रही है पाकिस्तानी। तो एक नया हौसला हुआ, जहाँ बिल्कुल डिफिटेड होके बैठे हुए हैं कि अब मरना है। गोलियाँ तड़ तड़ आ रही हैं, हम लोग क्लोज़ होते जा रहे हैं। शहर आखिर एक पावर हाउस जगह है दरमियान में, वहाँ हम लोग क्लोज़ हो गए थे सारे भी। औरतें, मर्द, बच्चे सारे, एक एक घरों में 10-10 फैमिली घुसा हुआ, औरतें घुसी हुई, मर्द सब बाहर बल्लम लेके, तलवार लेके, राइफल लेके, कि आखिरी वक्त है, मरना है जी भाई। अब एक आदमी 100 आदमी का मुकाबला तो नहीं कर सकता। वहाँ तो यही तनासब था, हम आटे में नमक के बराबर। तो जो जी फ़ौज उधर से आ रही है, तो हम लोग देख के, वर्दी देख के समझ गए कि वाकई फ़ौज है। फ़ौज एक लंबी कतार मीलों में ऐसे करके बढ़ रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ। रेलवे लाइन है ये, सैदपुर की तरफ से पार्वतीपुर आ रही है। तो इधर से, जिधर से वो आ रहे हैं, वो रेलवे लाइन लेफ्ट में पड़ेगा, इधर हमारा मोहल्ला है। तो आगे वो मीलों का वो बना कर आ रहे हैं। तो जैसे ही फ़ौज का नाम सुनते थे तो बंगाली भाग जाते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब भागना शुरू हुआ तो हम लोगों को भी समझ आ गई कि फ़ौज आ रही है। तो फिर हमारे लोगों ने सफ़ेद झंडा लेकर, पाकिस्तानी झंडा लेकर दौड़े। तो वो भी अलर्ट हो गए कि ये झंडा भी है पाकिस्तानी है, सफ़ेद झंडा भी है। तो गोलियां तो नहीं चलाए, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि 2 आदमी, ज़्यादा नहीं। हम लोग सैकड़ों की तादाद में थे, जोश में बढ़े चले आए। तो बताया कि सब माता, माइक से बताया कि 2 आदमी सिर्फ आए। तो जब 2 आदमी झंडा लेके गया तो बताया भाई ये बिहारियों की आबादी है, तो आप हम पे एतमाद कर सकते हैं। तो फटाफट वो अंदर आए। आने के साथ साथ हमें जितना एमुनेशन 303 की गोलियां थी, वो जो पुलिस के पास उस वक्त होता था, वही हम लोगों ने लूटे थे बिहारियों ने, बंगाल थाना को और EPR ईस्ट पाकिस्तान रेलवे का थाना जो था स्टेशन में। जैसे यहाँ रेलवे का थाना होता है स्टेशन में, तो उसको लूटा। तो उससे 60 तकरीबन राइफलें मिली थी। तो एमुनेशन तो ख़त्म हो गया था। जैसी फ़ौज आई वो बेहिसाब उन्होंने 303 की गोलियाँ निकाल के दी कि लेते जाओ। तो लिया। उसी दिन उनकी 4 शहादतें हो गई। वो एक रेलवे के ऑफिसर के घर में वो घुसे हुए थे, वहाँ से ये जीप में ऑफिसर सारे शहीद हुए पहले दिन। तो और बाद में मेजर था या कौन था, वहाँ पे स्टे कर लिया रात को शहादत की वजह से। तो उसमें भी उसको सज़ा हो गई। ये हमारे शबाउल हक साहब फौत करके ये बताते हैं। ये इस वक्त मैच्योर थे, हम लोग तो खैर उस वक्त 17-18 साल के तालिब इल्म थे। ठीक। तो बाद में EPC में आ गए, ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्मड फोर्सेस। जब ईस्ट बंगाल रेजिमेंट बागी हो गई, EPR बागी हो गई, तो बचे कुछ जो पंजाबी, पठान और बिहारी थे जो बचे हुए थे, उनमें वो सारे पार्वतीपुर आ गए थे। समद इंस्टीट्यूट था पार्वतीपुर में रेलवे का, वहाँ उन्होंने अपना डेरा रखा। और बग़ैर किसी इतला के 2 वहाँ पंजाबी थे और हम लोग जाने लगे ट्रेनिंग के लिए वहाँ। 16 दिसंबर को फाल हो गया। आखिरी वक्त तक हमें पता नहीं है कि फाल हो रहा है।
अब हमारे जहन अपनी जहन का बताता रहा, इसी तरह हर बिहारी लड़का। अब हम लोग समझ रहे हैं कि सैदपुर हमारी आखिरी पनाहगाह है। 16 दिसंबर को जब फाल हुआ तो हमें कानो कान खबर नहीं थी अच्छा कि क्या होने वाला है। अच्छा, इस दौरान जब आप भर्ती हुए आप किन किन जगहों पे लड़ते रहे हैं? मैं जो है ना रंगपुर में 1.5-2 माह की ट्रेनिंग की। अचानक एक दिन सिग्नल वालों को पता चला, सिग्नल वालों को कहा गया कि हमें 2 सिग्नल मैन चाहिए। तो जाहिर सी बात है उस वक्त ट्रेनिंग में जो थोड़ा सा साइनिंग लड़के थे उनमें मैं भी शुमार होता था। तो एक लड़का असगर था, उसने मुझे जब सेलेक्ट किया उसने, तो उस्ताद ने कहा कि आप अपना कोई साथी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने एक साथ, मेरे मोहल्ले का लड़का था अमेरिकन कैंप का, असगर नाम था उसका। मैं क्या असगर चल बेटा हम चलते हैं इकट्ठे। तो सुबह की तैयारी हमने की हुई है, ग्रेनेड लगा हुआ है, राइफल है। तो 3 बजे कप्तान साहब तैयार हुए। पता नहीं, आपको पता है फ़ौज का ऐसे ही होता है कि जवान तो घंटों से तैयारी और इसमें रहते हैं, अफसर जानते भाई क्या बातें हो रही क्या नहीं। बहरहाल 3 बजे वहाँ से हम चले ठाकर गांव के लिए रंगपुर से। तो रास्ते में जो है ना टप टप आम गिर रहा है, तो मुझे लालच आया, मैंने कहा यार 2-4 आम ही उठा लो। तो मेरा उस्ताद कहने लगा, उस्ताद भी एक था अच्छे इत्तेफाक से, वो भी बंगाली था। अच्छा, उस्ताद बंगाली है। ठीक है, क्या नाम था उसका, देखो यार नाम नहीं भूल गया। तो वो उस्ताद था, बोला यार जहाँ जा रहा है ना वहाँ आम ही आम है, तो अभी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। कप्तान साहब बोलेंगे क्या कर रहा है। तो वो जीप पे थे, हम लोग दूसरी गाड़ी पे पीछे थे। बहरहाल पहुंचा भाई, तो जिस कमरे को गया, रात शाम हो गया था, पहुंचा तो खून से भरा हुआ था कमरा, दीवारों में छींटे पड़े हुए थे खून के। अच्छा, तो मैंने पता किया कि यार ये, बोले ये वही जो EPR के जो बिहारी पंजाबी वगैरह जो थे, तो जब ईस्ट पाकिस्तान राइफल भागी हुई थी इनको मार के वो लोग भागे ना यहाँ से। तो हम लोग अब बताएं कि कैसे सोया वो कमरे में खून के छींटे पड़े हुए, लेकिन रात तो गुजारनी है। रात हो गया, रात बसर कर, रात जाती ड्यूटी भी लग गई। अब एक तो दिन भर पहली दफ़ा निकला हूँ, पहली दफ़ा ड्यूटी के लिए निकला हूँ फ़ौज में, और पहली दफ़ा जाती ही ड्यूटी लग गई। 9 बजे से 1 घंटे का या 2 घंटे की ड्यूटी लगी। असगर को उस कॉर्नर पे लगी जंगल की तरफ, और मेरा दरमियान में इधर जिधर लंगर था हमारा 34 पंजाब का। तो मैं उधर हूँ तो वो बेचारा डर रहा असगर। तो असगर कह रहा है महबूब मुझे तो डर लग रहा है यार इधर। तो मैं कहा कि यार आपके दरमियान में फासला कितना था? फासला यहाँ से वो दुकान तक का फासला हो। ठीक है। तो वो आके मुझे ये बता रहा, कभी मैं उसके पास चला जा रहा हूँ। तो मैं कहा यार बात ये है कि ड्यूटी तो देनी है और डरने वाली कोई बात नहीं भाई, हम तेरे साथ हैं। तो अगर कहता है तो मैं इधर आ जाता हूँ, लेकिन उस्ताद आएगा तो बोलेगा इसको तो मैं यहाँ किया था, तो वो किधर आ गया। तो ऐसा नहीं कि उसके इज्जत में आ जाए। तो तू थोड़ा सा आहिस्ता सीटी मार देना, कोई अगर कोई इशारा विशारा कोई नज़र आए तो मैं आ जाऊँगा, मैं भी अलर्ट कर दूँगा, चीख पुकार शुरू कर दूँगा, सारे निकल आएंगे सोए हुए जो है। तो नींद इस तरह आ रही ना, उस दिन मुझे पता चला कि सूली पे भी नींद आ जाती। नींद इस कदर आ रही कि गिरते गिरते बच रहा हूँ। तो मैं जो है ना ऐसे लाइन लोडिंग पे ये देखा सांप का जगह है, बंगाल में सांप बहुत है, तो जंगल इस तरह है, खेत है, ये है, और उधर थोड़ा सा पगडंडी है वो जाती है उस तरफ लंगर की तरफ। तो मैं लाइन लोडिंग पोजीशन ले लिया कि नींद आ रही है थोड़ा सा, तो ओंग रहा हूँ, कभी आँख खोल रहा हूँ, कभी ओंग रहा हूँ। उतने में वो उस्ताद जो आके पैर पे चूतड़े पे पैर रख दी, क्या कर रहा है? मैं कहा सर वो मुझे थोड़ा सा नज़र आया हलचल इधर, तो मैं लैंड लोडिंग पोजीशन इसीलिए ले लिया। बोले क्या नज़र आ रहा? बोले कुछ भी नहीं, हो सकता कुत्ता हो, लेकिन मैं सोया हूँ इसीलिए ताकि मुझे नज़र आए। बहरहाल उसे किसी तरह मैंने मुतमईन किया, वो चला गया। फिर वक्त पूरा हुआ 2 घंटा, उसके बाद जाके सोए। सुबह उठा तो सबसे पहले कमरा धोया, अच्छी तरह दीवारों को धो धा के अपना बिस्तर उस्तर सेट किया।
और फिर जो है पहला काम हम लोग का ये था कि वायरलेस सेट राब्ता बहाल करना था। मोटरोला सेट था, इतना बड़ा वायरलेस था, तो सबसे पहले वो हम लोग बहाल किए। 2 बांस काट कर लाए, उसका वायरलेस लगाया, उस्ताद जो है उसको ट्यून किया। फिर जब पूरे मशरक़ी पाकिस्तान से राब्ता बहाल हो गया, टाँ टाँ आवाज़ आने लगी। ढाका वाला भी ऐसा बातें कर रहा है जैसे साथ बैठा हुआ है। तो उसमें ज़्यादातर बिहारी लड़के थे सारे, सिग्नल में भी। तो हम लोगों का एक दूसरे से आवाज़ के ज़रिए रब्ता होता था। हम एक दूसरे को पहचान ले, ये रियाज है, ये महबूब है, सब एक दूसरे की आवाज़ पहचानता था। तो बात तो कोड में ही होता था, हाउ डू यू हेयर मी ओवर, यू आर लाउड एंड क्लियर, अदरवाइज सिग्नल वगैरह जो तरीक़ाकार है बात। अच्छा, ये जब आप भर्ती हुए हैं तो आपकी रेजिमेंट कौन सी थी? बोला तो कि जब ईस्ट बंगाल बागी हो गई ना, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और EPR, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, तो ये दोनों तो बागी हो गए। दोनों को बच्चे कुछ जो फौजी थे जी, उसमें बंगाली भी थे, कुछ होते हैं ना, कुछ डर से या खौफ से वो नहीं गए, भागे, वो रह गए, वो या जासूसी के लिए रह गए। वदूद नाम था मेरे उस्ताद का, वो बंगाली था। अच्छा। तो इसी तरह डॉक्टर जो हमें ले रहा भर्ती, वो बंगाली है। तो मेरा एक दोस्त को रिजेक्ट कर दिया उसने, उसका हाइड्रोसिल बड़ा था। तो डॉक्टर से मैं जाके लड़ रहा हूँ। यानी बंगाली भी इस वक्त अंडर प्रेशर थे, जो हमारे साथ भी थे। उनको पता है कि बागी हो गई ये बंगाली, तो ये कहीं हमें ना मार दे। तो मैं डॉक्टर से लड़ा जाके, मैं कहा डॉक्टर साहब ये मेरे से ताकतवर है, ये मुझे पटक देता है, मेरे मोहल्ले का है, मैं जब भी लड़ता हूँ ये मुझे पटक देता है, तो ये मुझसे ताकतवर, आप इसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ये मेरे से ज़्यादा बेहतर ताकतवर है। हालांकि वो तो सही रिजेक्ट कर रहा है। लो, मेरे कहने पे उसको भी उसने कहा कि कहीं ये ज़्यादा तैश में ना आ जाए। तो ये तरह का माहौल था वहाँ कि जो हमारे अंडर थे वो भी डरे रहते थे, और हम डरे हुए जान पे हाथों में, हम तो हैं ही आटे में नमक के बराबर। लेकिन उस वक़्त फ़ौज हमारी थी, उस पर हमें फ़ख्र था। हम फ़ौज के साथ, फ़ौज हमारे साथ। फ़ौज अगर एक बिहारी का घर कहीं नज़र आ गया है और कुआँ, तो वहाँ से पानी पी लेता था, वरना वहाँ तो कुओं में भी जहर मिला दिया था बंगालियों ने। वहाँ तो इनको कहीं ठहरना भी पड़ता था, सोच समझ के ठहरना पड़ता था कि कोई बिहारी मिल जाए। तो ये 9 माह की जंग में हमारा किरदार बहुत बड़ा है। और ढाका मीरपुर में हथियार डालने के बाद 16 दिसंबर के बाद भी बिहारी हथियार नहीं डाले। अगर कोई सुनाए वाक़यात तब आपको पता चले। फिर वो हेलीकॉप्टर से माइक से ऐलान करते थे कि आपकी फ़ौज हथियार डाल चुकी है, आप सारे मारे जाएंगे, हम नहीं मारना चाहते हैं। जब फ़ौज हथियार डाल चुकी है तो आप क्यों नहीं हथियार डालते हैं? आप हथियार डालें। आप कब तक लड़ेंगे मेरे से? आप नहीं लड़ सकते हैं, आप हथियार डाल दें। तो हथियार डालना पड़ा, लेकिन फ़ौज के बाद हथियार डाली बिहारियों ने। मेरे जहन में भी नहीं था कि हम हथियार डालेंगे। हर वक्त यही जहन में था कि बिहारी आबादी भी इकट्ठी हो गई, हमारे माँ बाप भी वहीं मरेंगे, हम भी मरेंगे, दू बदू जंग होगा और हम लड़ेंगे, और हमारे पास कोई जय पनाह नहीं है। तो ये जहन में था। तो आपने फिर अपना कमरा साफ़ किया, कमरा रहने के काबिल बनाया, रहने के काबिल बनाया, फिर बहाल किया, कम्युनिकेशन बहाल हुआ। ठीक है। फिर आपकी आपस में कन्वर्सेशन होनी, बातचीत होनी। हाँ, हर आधे घंटे के बाद एक दूसरे को पैगाम देना। ठीक है। फिर वहाँ एक सरहदी लेवल पे एक बना, पापा टेंगो उसका कॉल साइन था जी। अभी भी मुझे याद है। मैं जब शुरू करता था तो मैं कहता हेलो ऑल स्टेशन, पापा टेंगो, हाउ डू यू हियर मी ओवर। तो उनमें से जो मुख्तलिफ नाम थे, पापा टेंगो, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए थे हमने। उन्होंने बोला हाँ मैं यू आर लाउड एंड क्लियर। तो हम कहते एनी मैसेज फॉर मी, नथिंग फॉर यू, वेट आउट, इस तरह का जो कोड वर्ड उस वक्त होता था। अब तो भूल भाल गया हम। अच्छा। तो वो 5 स्टेशन जो थे बॉर्डर के जी, उसको हम कंट्रोल करते थे। फिर एक बड़ा था जो पूरे मशरक़ी पाकिस्तान से रब्ता होता था। ठीक है। और बॉर्डर टू बॉर्डर रब्ता होता था। तो इस तरह के भी वाक़यात आखिरी दिनों में सुने कि मेजर आ गया है, वो लड़का जो सिग्नल मैन वहाँ है, भादगांव ब्रिज नहीं, पोचागढ़,
पोचागढ़ में वो लड़का था, उसका नाम था क्या, बिहारी लड़का था। तो बोला, तो मेजर आके उससे बात कर रहा कि हेलो इमाम ऑन सेट, हाउ डू हियर मी ओवर, यस सर लाउड एंड क्लियर। तो हमारी रानियाँ फायर नहीं कर रही। तो वो गाली दे के कह रहा है, जान पे बनी हुई है, तो वो क्या समझे कि मेजर है या जो भी। मैंने कहा रानियाँ पैंट जो तो हमारे सरों पे फायर कर रही, इतने पीछे वो चली गई हैं, हम उनके फायर हमारे सरों पे आ रही है, और उधर से उनको मीडियम गन्ने के फायर आ रही हैं। यानी जब वो विड्रॉल करके हमारे हेडक्वार्टर आए, मैं ठाकुर गाँव में था, 9 विंग ठाकुर गाँव में, तो मेरे बिस्तर पे एक लेट गया आके, करीमुल्ला नाम था उस लड़के का। तो वही मेरे बिस्तर पे आके लेट गया, काला जैकेट उसका पूरा, वर्दी काला स्याह गंदगी से, और वो लेटा हुआ है। फिर मैं नीचे देखा, थूक में खून है। तो मुझे बड़ा दिल परेशान हो गया, यार ये क्या टीबी पेशेंट है, तो ये मेरे बिस्तर पे सो गया है। तो मैं उसको उठाया, मैं क्या बात सुन यार, ये खून क्यों है? अच्छा वो जो लड़का सोया हुआ तो कोई और था, करीमुल्ला, मुझे बाद में मुलाकात हुई, जो मेरा वायरलेस सेट ऑपरेटर था, जो मेरे अंडर में था। तो मैंने कहा करीमुल्ला, ये यार ये खून, ये सोया हुआ था ये लड़का, तो ये खून इसके मुंह में यही थूका होगा, ये खून यहाँ पड़ा हुआ। तो उसने करके उसने भी खून थूक फेंकी, तो उसमें भी खून। हम बोले कि ये क्या बात है? बोला यार मीडियम गन्ने के फायर आ रहे थे, हम तो उछल जाते थे, पैरों से हम उछल जाते थे, इतना धचका लगता था। तो सबके दिल फटे हुए हैं, सबके खून आ रहे हैं, पूरा कंपनी का यही हाल है। यानी कि अंदरूनी तौर पे अज़ा जो है ना वो कटे हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं। यानी आवाज़ से, हाँ जी, मीडियम गन्नों की आवाज़, धमाके से जी, उनके दिल जो है वो वहाँ से खून आना शुरू हो गया था चेहरे मुँह से। तो जब मैं कहा सबके यही हालत? बोला हाँ। हम बोले यार बड़ी बात है, मैं इतना बुरा दिन देखा नहीं था उससे पहले। मैं 1-2 दफ़ा उस बॉर्डर में भी गया था, वहाँ भी गया था। तो एक लड़का मुझे मिला था बाद में, वो लड़का, ये जो मेरी आवाज़ कभी कभी बहुत धीमी हो जा रही है, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी जी हो रहा है। तो वो लड़का जो है बड़ा गर्मजोशी से मुझे मिला। मैं वायरलेस सेट वहाँ लगाने गया था पहली दफ़ा, उसका 22 कॉल साइन था उसका। तो उस लड़के का नाम ही हमने 22 रख दिया था, आज भी उस ज़मीर नाम है उसका, तो अभी भी हम उसको 22 बोलते हैं। अच्छा, कराची में है वो। तो वो करीमुल्ला था। तो हम जब सेट ऑन कर दिया, करीमुल्ला को उसका चार्ज में लगा के, और करीमुल्ला और क्या नाम है ज़मीर को वहाँ इंचार्ज बना के, वो सिग्नल मैन के 2 आदमी को छोड़कर हमारे उस्ताद और हम जब वापस आने लगे, तो वो एक इस्लाम नाम का लड़का था, तो बड़ा गर्मजोशी से मुझसे मिला। तो मैं कहा इस्लाम भाई क्या हाल है, ठीक हो? हम बोले यार हमारे पास गोलियां नहीं है यार, ये तुम लोग इतना बेदरेक चला रहे हो और हमारे पास एक गोली नहीं है। वो पूरा पैकेट मुझे दे दिया, 2 पैकेट दे दिया। जो वो बॉर्डर पे था ना, और हम अपने हेडक्वार्टर में थे, तो हेडक्वार्टर वालों को ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा जो पोचिस में होता था वही होता था। तो वो मुझे कहने लगा महबूब भाई, जितनी दफ़ा भी तितलिया बॉर्डर जाना पड़ता, तितलिया बॉर्डर ऐसा था कि एक इस तरह का चंद मीलों पे मुहित एक रास्ता इस तरह जाता था, फिर ऐसे फैल जाता था। तो उस इलाके में भी हमारा इलाका था, और इसके दोनों तरफ इंडिया वाले थे। अच्छा, तो ये जब वहाँ से गाड़ियाँ हमारी गुजरती थी तो उसमें भी फायर करते थे। तो ये 100 की स्पीड से वहाँ से निकलते थे। तो ये कहता था यार महबूब, मैं तो हर दफ़ा एक कदम आगे होता हूँ, खाना लेकर मैं जाता हूँ रोज़ाना अगले पोस्टों पे। मैं कह यार बड़ी बात है यार, अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। तो जब वहाँ से विड्रॉल होने लगे, उसका पैर कट गया शेलिंग से, मीडियम गनों से। तो